चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। फखरुल मिस्री और मोबी मंजिल पर न भी पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फर्क न पड़ता। सूडानी लश्कर में नाजी, ओरवश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फातमी खिलाफत के वो फौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थी। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐशो इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगह दे और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हकायक की दुनिया में ले आए। सुल्तान अय्यूबी के पहले मार्कों से जो उसने अपने चचा शेरकोह की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और इखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अय्यूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। उन्होंने दरपर्दा सलीबियों से ताउन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार की और उसके रास्ते में चट्टानें खड़ी की। अगर नूरुद्दीन जंगी न होता तो आज न सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारीख में नाम होता, न आज नक्शे पे इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक नजर आते। नूरुद्दीन जंगी ने जरा से इशारे पर भी सुल्तान अय्यूबी को कुमक और मदद भेजी। सलीबियों ने मिस्री फौज के सूडानियों के बुलावे पर बहिर रूम से हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी ने इतला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक मुमलिकत पर हमला करके उनके उस लश्कर को मफलूज कर दिया जो मिस्र पर हमला करने के लिए जा रहा था। ये तो सुल्तान अय्यूबी का निज़ाम जासूसी ऐसा था कि उसने सलीबियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अली बिन सफियान ने जंगी की तरफ बर्क रफ्तार कासिद ये खबर देने के लिए दौड़ा दिए थे कि सूडानियों की बगावत का खतरा है और हमारी फौज कम भी है, दो हिस्सों में बट भी गई है। कासिद पहुंच गए थे और नूरुद्दीन जंगी ने खासी फौज को मिस्र की तरफ कूच का हुक्म दे दिया था। बाज़ मौरखीन ने इस फौज की तादाद 2000 सवार और प्यादा लिखी है और कुछ इससे ज्यादा बताते हैं। बहरहाल जंगी ने अपनी मुश्किलात और ज़रूरियात की परवाह न करते हुए सुल्तान अय्यूबी की मुश्किलात और ज़रूरियात को अहमियत और अव्वलियत दी, मगर उसकी फौज को पहुंचने के लिए बहुत दिन दरकार थे। मुसलमान नाम नहाद फौजी और दीगर सरकर्दा शख्सियतों ने देखा कि मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ बेइत्मीनानी और बगावत फूट रही है तो उन्होंने उसे हवा दी। दरपर्दा सूडानियों को उकसाया और अपने मुखबिरों के जरिए ये भी मालूम करवा लिया कि सूडानियों के सालारों को मरवा कर खुफिया तरीके से दफन कर दिया गया है। सूडानी लश्कर के कम रुतबे वाले कमांडर सालार बन गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस कलील फौज पर हमला करने के मंसूबे बनाने लगे जो मिस्र में मुकीम था। वो सुल्तान अय्यूबी की आधी फौज और सुल्तान के दारुल हुकूमत से गैर हाजिरी से फायदा उठाना चाहते थे। मंसूबा ऐसा था जिसके तहत 50,000 सूडानी फौज स्याह घटा की तरह मिस्र के आसमान से इस्लाम के चांद को रूपोश करने वाली थी। अली बिन सफियान काहिरा पहुंच गया। वो जिनके ताक़ुब में गया था उनका उससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसने अपने उन जासूसों को बुलाया जो उसने सूडानी हेडक्वार्टर और फौज में छोड़ रखे थे। उनमें से एक ने बताया कि गुज़श्ता रात एक ऊंट आया था। अंधेरे में जो कुछ नजर आ सका वो 2 सवार थे, एक औरत और एक मर्द। जासूस ने यह भी बताया कि वो कौन सी इमारत में दाखिल हुए थे। अली बिन सफियान को ये इख्तियार हासिल था कि वो वहाँ छापा मारता। सूडानी फौज सल्तनत इस्लामिया की फौज थी, कोई आज़ाद फौज नहीं थी, मगर अली ने इस खतरे के पेश नज़र छापा न मारा कि ये जलती पर तेल का काम करेगा। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मोबी और फखरुल मिस्री को गिरफ्तार करता, बल्कि असल मकसद ये था कि सूडानी क़यादत के अज़ाइम और आइंदा मंसूबे मालूम किए जाएं ताकि पेशबंदी की जा सके। उसने अपने जासूसों को नई हिदायत जारी की। जासूसों में गैर मुस्लिम लड़कियां भी थीं जो ईसाई या यहूदी नहीं थीं। ये कहबा खानों की बड़ी ज़हीन और तेज़ तर्रार लड़कियां थीं, मगर अली बिन सफियान ने उन पर कभी 100% भरोसा नहीं किया था क्योंकि वो दोगला खेल भी खेल सकती थी। इन लड़कियों से भी उस लड़की का सुराग न मिल सका जिसके ताक़ुब में अली आया था। 4 रोज़ अली बिन सफियान दारुल हुकूमत से बाहर मारा मारा फिरता रहा। उसका दायरा कार सूडानी फौजी क़यादत के इर्द गिर्द का इलाका था। 5वीं रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने 2 जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था। उसके तमाम आदमियों को मालूम हो गया था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके तमाम आदमियों को मालूम होता था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके गिरोह का एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा, ये अपना नाम फखरुल मिस्री बताता है, झाड़ियों में डगमगाता गिरता और उठता था। मैंने इससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फौज तक पहुंचा दो, इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता।
इस दौरान फखरुल मिस्री बैठ गया था। तुम वही कमांडर हो जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो? अली बिन सफियान ने उससे पूछा। मैं सुल्तान की फौज का भगोड़ा हूँ, फखर ने हकलाती लड़खड़ाती जबान में कहा। सजाए मौत का हकदार हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले वरना तुम सबको सजाए मौत मिलेगी। अली बिन सफियान उसके लबो लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने उसका ये हाल कर रखा है। वो उसे अपने दफ्तर में ले गया और उसे वो थैला दिखाया जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। पूछा, ये थैला तुम्हारा है और तुम इससे चीजें खाते रहे हो? फखरुल मिस्री ने जवाब दिया कि हाँ, वो मुझे इसी से खिलाती थी। उसके सामने वो थैला भी था जो थैले के अंदर से निकला था। अली ने उसमें से चीजें निकाल कर सामने रख ली थी। फखर ने ये चीजें देखी तो झपट कर मिठाई की किस्म का एक टुकड़ा उठा लिया। अली ने झपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फखर ने बेताबी से कहा, खुदा के लिए मुझे ये खाने दो, मेरी जान और रूह इसी में है। मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा कि मुझे सारी वारदात सुनाओ, फिर ये सारी चीजें उठा लेना। फखरुल मिस्री निढाल और बेजान हुआ जा रहा था। अली बिन सफियान ने उसे एक सुफूफ खिलाया जो हशीश का तोड़ था। फखर ने उसे तमाम तर वाक़या सुना दिया कि वो कैंप से लड़की के ताक़ुब में किस तरह गया था। ताजिरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। ताजिरों यानी सलीबी जासूसों ने उससे जो बातें की थी वो भी उसने बताई और फिर लड़की के साथ उसने ऊंट पर जो सफ़र किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे। ऊंट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया। रात को वो थोड़ी देर क़याम करते थे। लड़की उसे खाने के दूसरे थैले में से चीज़ें देती थी। वो अपने आप को बादशाह समझता था। लड़की ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था और शर्त ये रखी थी कि वो उसे सूडानी कमांडरों के पास पहुंचा दे। वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत से ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती। फखर ने महसूस तक न किया कि लड़की उसे हशीश और अपने हुस्न शबाब के कब्जे में लिए हुए है। तीसरे पड़ाव में जब उन्होंने खाने पीने के लिए ऊंट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊंट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था। लड़की ने उसे कहा कि वापस चलकर थैला ढूंढ लेते हैं, लेकिन फखरुल मिस्री ने कहा कि वो भगोड़ा फौजी है, खदशा है कि उसका ताक़ुब हो रहा होगा। लड़की जिद करने लगी कि थैला जरूर ढूंढेंगे। फखर ने उसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई खतरा नहीं, रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे। मगर लड़की आबादी के करीब जाना न चाहती थी और कहती थी कि वापस चलो। फखरुल मिस्री ने उसे जबरदस्ती ऊंट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठकर ऊंट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफर की तीसरी रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सूडानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुंच गए, मगर फखरुल मिस्री अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ न सका कि ये हशीश न मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं रेगिस्तान में गिर गई थी। लड़की ने उसके सामने कमांडर को सलीबियों का पैगाम दिया और उसे बगावत पर उकसाया। फखर पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेजी से रेंगने लगे। नशा उतर चुका था। उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है। मोबी को यही खुशफहमी होगी कि फखर पर नशा तारी है। चुनाचे उसने बेखौफ खतर कमांडर से ये भी कह दिया कि सुल्तान अयूबी और अली बिन सफियान के दरमियान ये गलत फहमी पैदा करनी है कि वो ज़ाहिरी तौर पर नेक बनते फिरते हैं मगर औरत और शराब के दिलदादा हैं। उनकी उस तवील गुफ्तगू में बगावत की बातें भी हुई। उस वक्त तक फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो चुका था, लेकिन सर के अंदर की बेचैनी उसे बहुत परेशान कर रही थी। लड़की ने कमांडर से कहा कि अगर बगावत करनी है तो वक्त ज़ाया न करें। सुल्तान अयूबी महाज पर है और उलझा हुआ है। लड़की ने ये झूठ बोला कि सलीबी 3-4 दिनों बाद दूसरा हमला करने वाले हैं। सुल्तान अयूबी को यहाँ से भी फौज महाज पर बुलानी पड़ेगी। कमांडर ने लड़की को बताया कि 6-7 दिनों तक सूडानी लश्कर यहाँ की फौज पर हमला कर देगा। फखर ये सारी गुफ्तगू सुनता रहा। आधी रात के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया जहाँ उसके सोने का इंतजाम था। लड़की और कमांडर दूसरे कमरे में रहे। दरमियान में दरवाजा था जो बंद कर दिया गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाए तो उसे हंसी की आवाजें सुनाई दी। फिर लड़की के ये अल्फाज सुनाई दिए, उसे हशीश के जोर पर यहाँ तक लाई हूँ और उसकी महबूबा बनी रही हूँ। मुझे एक मुहाफिज की जरूरत थी। हशीश का थैला रास्ते में गिर पड़ा है। अगर सुबह उसे एक खुराक न मिली तो ये परेशान करेगा। उसके बाद फखर ने दूसरे कमरे से जो आवाजें सुनी वो उसे साफ बता रही थी कि शराब पी जा रही है और बदकारी हो रही है। बहुत देर बाद उसे कमांडर की आवाज सुनाई थी, ये आदमी अब हमारे लिए बेकार है, इसे कैद में डाल देते हैं या खत्म कर देते हैं। लड़की ने उसकी तायद की। फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो गया और वहां से निकल भागने की सोचने लगा। रात का पिछला पहर था। वो उस कमरे से निकला। उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। कभी तो दिमाग साफ हो जाता मगर ज्यादातर माऊफ रहता।
सुबह की रोशनी फैलने तक वो खतरे से दूर निकल गया था। उसे अब दोहरे ताक़ुब का खतरा था। दोनों तरफ उसे मौत नजर आ रही थी। अपनी फौज के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो भी मुजरिम था, और अगर सूडानी पकड़ लेते तो फौरन कत्ल कर देते। वो दिन भर फिरौनों के खंडरों में छुपा रहा। हशीश की तलब, खौफ और गुस्सा उसके जिस्म और दिमाग को बेकार कर रहा था। रात तक वो चलने से भी माजूर हुआ जा रहा था। फिर उसे ये भी एहसास न रहा कि दिन है या रात और वो कहाँ है। उसके दिमाग में ये इरादा भी आया कि उस ईसाई लड़की को जाकर कत्ल कर दे। ये सोच भी आई कि ऊंट या घोड़ा मिल जाए और वो महाज पर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में जा गिरे। मगर जो भी सोच आती उस पर अंधेरा छा जाता, जो उसकी आंखों के सामने आकर हर चीज तारीक कर देता। उसी हालत में ये आदमी उससे मिला। वो चूंकि जासूस था, इसलिए तरबियत के मुताबिक उसने फखरुल मिस्री के साथ दोस्ती और हमदर्दी की बातें की और उसे अली बिन सफियान के पास ले आया। तस्दीक हो गई कि सूडानी लश्कर हमला और बगावत करेगा और ये किसी भी लम्हे हो सकता है। अली बिन सफियान सोच रहा था कि मकामी कमांडरों को फौरन चौकन्ना करें और सुल्तान अय्यूबी को इत्तला दे, मगर वक्त ज़ाया होने का खतरा था। इतने में उसे पैगाम मिला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बुला रहे हैं। वो हैरान होकर चल पड़ा कि सुल्तान को तो वो महाज पर छोड़ आया था। वो सुल्तान अय्यूबी से मिला तो सुल्तान ने बताया, मुझे इत्तला मिल गई थी कि साहिल पर सलीबी जासूसों का एक गिरोह मौजूद है और उनमें से कुछ इधर भी आ गए होंगे। महाज पर मेरा कोई काम नहीं रह गया था। मैं कमान अपने रफीकों को दे आया हूँ। दिल इस कदर बेचैन था कि मैं यहाँ बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा था। यहाँ की क्या खबर है? अली बिन सफियान ने उसे सारी खबर सुना दी और कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ज़बान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं। मैं जासूसों को ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारी फौज बहुत कम है, हमले को नहीं रोक सकेगी। सुल्तान अय्यूबी टहलने लगा। उसका सर झुका हुआ था। वो गहरी सोच में खो गया था और अली बिन सफियान उसे देख रहा था। सुल्तान ने रुककर कहा कि हाँ अली, तुम अपनी ज़बान और अपने जासूस इस्तेमाल करो, लेकिन हमले को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमले के हक में। सूडानियों को हमला करना चाहिए, मगर रात के वक्त जब हमारी फौज खैमों में सोई हुई होगी। अली बिन सफियान ने हैरत से सुल्तान को देखा। सुल्तान ने कहा कि यहाँ के तमाम कमांडरों को बुला लो और तुम भी आ जाओ। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सफियान को ये हिदायत बड़ी सख्ती से दी थी, सबको ये बता देना कि मेरे मुताल्लिक उनके सिवा किसी को नहीं मालूम कि मैं महाज से यहाँ आ गया हूँ। सूडानियों से मेरी यहाँ मौजूदगी को पोशीदा रखना बेहद ज़रूरी है। मैं बड़ी एहतियात से खुफिया तरीके से आया हूँ। 3 रातों के बाद काहिरा तारीक रात की आगोश में गहरी नींद सोया हुआ था। एक रोज़ पहले काहिरा के लोगों ने देखा था कि उनकी फौज जो मिस्र से तैयार की गई थी शहर से बाहर जा रही है। उन्हें बताया गया था कि फौज जंगी मश्क के लिए शहर से बाहर गई है। नील के किनारे जहाँ रेतली चट्टानें और टीले हैं, वहाँ दरिया और टीलों के दरमियान फौज ने जाकर खैमे गाड़ दिए हैं। फौज प्यादा भी थी, सवार भी। रात का पहला निस्फ गुजर रहा था कि काहिरा के सोए हुए बाशिंदों को दूर कयामत का शोर सुनाई दिया। घोड़ों के सरपट भागने की आवाजें भी सुनाई दी। सोए हुए लोग जाग उठे। वो समझे कि फौज जंगी मश्क कर रही है, मगर शोर करीब आता और बुलंद होता गया। लोगों ने छतों पर चढ़कर देखा। आसमान लाल सुर्ख हो रहा था। बाज ने देखा कि दूर दरियाए नील से आग के शोले उठते और तारीक रात का सीना चाक करते खुशकी पर कहीं गिरते थे। फिर शहर में सैकड़ों सरपट दौड़ते घोड़ों की टापें सुनाई दी। शहर वालों को अभी मालूम नहीं था कि ये जंगी मश्क नहीं, बाकायदा जंग है, और जो आग लगी हुई है उसमें सूडानी लश्कर का खासा बड़ा हिस्सा जिंदा जल रहा है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बेमिसाल चाल थी। उसने दारुल हुकूमत में मुकीम कलील फौज को दरियाए नील और रेतले टीलों के दरमियान वसी मैदान में खैमाजन कर दिया था। अली बिन सफियान ने अपने फन का मुजाहरा किया था। उसने सूडानी लश्कर में अपने आदमी भेजकर बगावत की आग भड़का दी थी और उसके कमांडरों से ये फैसला करवा लिया था कि रात को जब सुल्तान की फौज गहरी नींद सोई हुई हो, उस पर सूडानी फौज हमला कर देगी और सुबह तक एक एक सिपाही का सफाया करके दारुल हुकूमत पर बेखौफ खतर काबिज हो जाएगी और सूडानी फौज का दूसरा हिस्सा बहिरे रूम के साहिल पर मुकीम फौज पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस फैसले और मंसूबे के मुताबिक सूडानी फौज का एक हिस्सा निहायत खुफिया तरीके से रात को बहिरे रोम के महाजों की तरफ रवाना कर दिया गया और दूसरा हिस्सा दरियाए नील के किनारे खैमाजन फौज पर टूट पड़ा। उस फौज ने सैलाब की तरह 1 मील वुसअत में फैली हुई खैमागाह पर हल्ला बोल दिया और बहुत ही तेजी से उस इलाके में फैल गई। अचानक खैमों पर आग के तीर और तेल में भीगे हुए कपड़ों के जलते गोले बरसने लगे। तेल भी आग बरसाने लगा। खैमों को आग लग गई और शोला आसमान तक पहुंच गया। सूडानी फौज को खैमों में सुल्तान अय्यूबी की फौज का न कोई सिपाही मिला, न घोड़ा, न कोई सवार।
उस फौज को वहां तमाम खाली खैमे मिले, कोई मुकाबले के लिए न उठा और अचानक आग ही आग फैल गई। उन्हें मालूम न था कि सुल्तान अय्यूबी ने रात के पहले पहर खैमों से अपनी फौज को निकालकर रेतले टीलों के पीछे छुपा दिया था और खैमों में खुश्क घास के ढेर लगवा दिए थे। खैमों पर और अंदर भी तेल छिड़क दिया था। उसने कश्तियों में छोटी मंजनीकें रखवा कर शाम के बाद जरूरत की जगह भिजवा दी थी। जो ही सुडानी फौज खैमागाह में आई, सुल्तान की छुपी हुई फौज ने आग वाले तीर और नील से कश्तियों में रखी हुई मंजनीकों ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। खैमों को आग लगी तो घास और तेल ने वहां दोज़ख का मंजर बना दिया। सुडानियों के घोड़े अपने प्यादा सिपाहियों को रौंदने लगे। सिपाहियों के लिए आग से निकलना नामुमकिन हो गया। चीखों ने आसमान का जिगर चाक कर दिया। इस कदर आग ने रात को दिन बना दिया था। सुल्तान अय्यूबी की मुट्ठी भर फौज ने आग में जलती सुडानियों की फौज को घेरे में ले लिया। जो आग से बचकर निकलता था वो तीरों का निशाना बन जाता। जो फौज बच गई वो भाग निकली। उधर सुडानियों की जो फौज महाज की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने जा रही थी, उसका भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतजाम कर रखा था। चंद एक दस्ते घात लगाए बैठे थे। इन दस्तों ने उस फौज के पिछले हिस्से पर हमला करके सारी फौज में भगदड़ मचा दी। ये दस्ते एक हमले में जो नुकसान कर सकते थे करके अंधेरे में गायब हो गए। सुडानी फौज संभल कर चली तो पिछले हिस्से पर एक और हमला हुआ। ये बर्क रफ्तार सवार थे जो हमला करके गायब हो गए। सुबह तक उस फौज के पिछले हिस्से पर 3 हमले हुए। सुडानी सिपाही इससे बददिल हो गए। उन्हें मुकाबला करने का तो मौका ही नहीं मिलता था। दिन के वक्त कमांडरों ने बड़ी मुश्किल से फौज का हौसला बहाल किया, मगर रात को कूच के दौरान उनका फिर वही हशर हुआ। दूसरी रात तारीकी में उन पर तीर भी बरसे। उन्हें अंधेरे में घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनाई देती थी जो उनकी फौज के अकब में कश्तो खून करती दूर चली जाती थी। 3-4 यूरोपी मौरखों ने, जिनमें लैन पॉल और विलियम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखा है कि दुश्मन की कसीर नफरी पर रात के वक्त चंद एक सवारों से अकबी हिस्से पर शबखून मारना और गायब हो जाना सुल्तान अय्यूबी की ऐसी जंगी चाल थी जिसने आगे चलकर सलीबियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस तरह सुल्तान अय्यूबी दुश्मन की पेशकदमी की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देता था और दुश्मन को मजबूर कर देता था कि वो उसकी पसंद के मैदान में लड़े, जहां सुल्तान अय्यूबी ने जंग का पासा पलटने का इंतजाम कर रखा होता था। इन मौरखीन ने सुल्तान अय्यूबी के इन जांबाज सवारों की जुर्रत और बर्क रफ्तारी की बहुत तारीफ की है। आज के जंगी मुबस्सिर, जिनकी नज़र जंगों की तारीख पर है, राय देते हैं कि आज के कमांडो और गुरीला ऑपरेशन का मौजिद सलाहुद्दीन अय्यूबी है। वो इस तरीका जंग से दुश्मन के मंसूबे दरहम बरहम कर दिया करता था। सुडानियों पर उसने यही तरीका आजमाया और सिर्फ 2 रातों के बार बार के शबखून से उसने सुडानी सिपाहियों का लड़ने का जज्बा खत्म कर दिया। उनकी क़यादत में कोई दिमाग न था। ये क़यादत फौज को संभाल न सकी। उस फौज में अली बिन सफियान के भी आदमी सुडानी सिपाहियों के भेस में मौजूद थे। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अरब से एक लश्कर आ रहा है जो उन्हें काट कर रख देगा। उन्होंने बददिली और फरार का रुझान पैदा करने में पूरी कामयाबी हासिल कर ली। फौज गैर मुनज़्ज़म होकर बिखर गई। नील के किनारे उस फौज का जो हशर हुआ वो इबरतनाक था। ये अफवाह गलत साबित न हुई कि अरब से फौज आ रही है। नूरुद्दीन जंगी की फौज आ गई जिसकी नफरी बहुत ज्यादा नहीं थी। बाज मौरखीन ने 2000 सवार और 2000 प्यादा लिखी है। बाज के आदाद शुमार इससे कुछ ज्यादा हैं। तहम ये सलाहुद्दीन अय्यूबी को सहारा मिल गया और उसने फौरन इस कुमक की क़यादत संभाल ली। इस कैफियत में जबकि सुडानियों का 50,000 लश्कर सुल्तान अय्यूबी की आग इस कैफियत में जबकि सुडानियों का 50,000 लश्कर सुल्तान अय्यूबी के आग के फंदे में और उधर सहराम में शबखूनों की वजह से बदनज़मी का शिकार हो गया था, ये थोड़ी सी कुमक भी काफी थी। सुल्तान अय्यूबी उस कुमक से और अपनी फौज से सुडानियों का कत्लेआम कर सकता था, लेकिन उसने डिप्लोमेसी से काम लिया। सुडानी कमान के कमांडरों को पकड़ा और उन्हें ज़हन नशीन कराया कि उनके लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं रहा, लेकिन वो उन्हें तबाह नहीं करेगा। कमांडरों ने अपना हशर देख लिया था। वो अब सुल्तान के अताब और सजा से खाइफ थे, लेकिन सुल्तान ने उन्हें बख्श दिया और सजा देने की बजाय सुडानियों की बची कुची फौज को सिपाहियों से काश्तकारों में बदल दिया। उन्हें ज़मीनें दी और खेती बाड़ी में उन्हें सरकारी तौर पर मदद दी और फिर उन्हें ये इजाज़त भी दे दी कि उनमें से जो लोग फौज में भर्ती होना चाहें वो हो सकते हैं। सुडानियों को यूं दानिशमंदी से ठिकाने लगाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज और अपनी फौज को यकजा करके उसमें वफादार सुडानियों को भी शामिल करके एक फौज मुनज़्ज़म की और सलीबियों पर हमले के मंसूबे बनाने लगा। उसने अली बिन सफियान से कहा कि वो अपनी जासूसों और शबखून मारने वाले जांबाजों के दस्ते फौरन तैयार करे। उधर सलीबियों ने भी जासूसी और तखरीबकारी का इंतजाम मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।